इमैनुएल स्वीडेनबॉर्ग फैन क्लब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इमैनुएल हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। हम बुक मैरिटल लव के बारे में बात करने वाले हैं, जो पहली बार पब्लिश होने पर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। क्या प्लेजर है। मैं 200 साल पहले मर चुका हूं, लेकिन लव, सेक्स और आफ्टर लाइफ में मैरिज के बारे में मेरे मैसेजेस आज भी उतना ही रेलेवेंट हैं जितना पहले कभी थे। तो मैरिटल लव क्या है? ये कपल्स के बीच लव का हाईएस्ट फॉर्म है। दो लोगों का एक डीप स्पिरिचुअल यूनियन जो कॉमन गुडनेस और ट्रुथ पर बेस्ड है। ये सिर्फ एक रोमांटिक या फिजिकल लव नहीं है, बल्कि एक लाइफ टाइम सोलफुल पार्टनरशिप है जो लव या विल और विजडम या अंडरस्टैंडिंग के बीच डिवाइन हार्मनी को दर्शाती है। आपने मैरिज इन हेवन के बारे में बहुत लिखा है। सबसे पहले, क्या लोग मरने के बाद भी शादीशुदा रहेंगे? जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तब भी लोग आदमी और औरत के रूप में जीना जारी रखते हैं, क्योंकि हमारी अंदरूनी भावनाएं और पर्सनैलिटी नहीं बदलती और जेंडर के बीच का अट्रैक्शन सबसे फंडामेंटल ह्यूमन बोनार्ड्स में से एक है। तो ये लॉजिकल है कि हेवन में भी शादी चलती रहे। तो मैरिज इन हेवन क्या है? एक मोनोगैमस शादी में प्यार ह्यूमन लाइफ का एक खजाना है। ये प्यूरिटी, पीस, शांति, गहरी दोस्ती, पूरा विश्वास और एक दूसरे के लिए सब कुछ अच्छा करने की इच्छा लाता है। इन खूबसूरत क्वालिटीज की वजह से ऐसा प्यार खुशी, एक्सटेसी, डिलाइट, जॉय लाता है, और क्योंकि यह इन स्टेट्स को एंजॉय करने देता है, यह हेवन का ब्लेसिंग लाता है। हेवन में दो पार्टनर्स इतना करीब से जुड़े होते हैं कि उन्हें अब दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही माना जाता है। ये मन और आत्मा का मिलन है, जहां पति ज्ञान का प्रतीक है और पत्नाई दिल का। वे आंखों की एक जोड़ी या कानों की तरह हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक परफेक्ट होल की तरह एक साथ काम करते हैं। क्या होगा अगर आपकी शादी जमीन पर अनहैप्पी थी? क्या एएपी उस इंसान से हमेशा के लिए बंधे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मरने के बाद कपल्स फिर से मिलते तो हैं, लेकिन अगर वे एक मन नहीं हैं, मतलब उनकी की सोलें अंदर से एक जैसी नहीं हैं, तो वे आखिर में अलग हो जाते हैं। जमीन पर शादियां अक्सर पैसे या बाहरी सुंदरता जैसे बाहरी फैक्टर्स पर बेस्ड होती हैं, लेकिन हेवन में भगवान किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक सच्चा सोलमेट देते हैं जो वफादार, आध्यात्मिक और लास्टिंग प्यार चाहता है। आपने प्योर लव का जिक्र किया। लोग अक्सर सोचते हैं कि हेवन फिजिकल या रोमांटिक फीलिंग्स से ऊपर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हेवनली कनेक्शन की असली नेचर को नहीं अंडरस्टैंडिंग थे। ये पैशन या प्यार की कमी नहीं है, इसके बजाय ये इतना प्योर लव है कि यह दिल और दिमाग का सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। हेवन में गहरी आध्यात्मिक शांति से लेकर सबसे सुखद शारीरिक संवेदनाओं तक सभी पॉसिबल खुशियां इस एक पेयर में इंटरट्वाइंड होती हैं। यह एक खूबसूरत विजन है। ऐसी मोहब्बत पाने के लिए लोगों को सबसे जरूरी बात क्या जाननी चाहिए? ये सभी अर्थली लव का बेस है। ये असल में एक इंसान के अंदर अच्छाई और सच्चाई के परफेक्ट बैलेंस से शुरू होता है। भगवान ये गिफ्ट उन्हें देते हैं जो इस नए तरीके से जीना और विश्वास को ईमानदारी से अपनाते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो न केवल पूरी जिंदगी बल्कि हमेशा के लिए रहता है। इमैनुएल, अपनी राइटिंग्स में आपने मेंशन किया है कि मरने के बाद ज्यादातर कपल्स फिर से मिलते हैं। तो ये रियूनियन कैसे होता है? ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। डेथ के बाद एक इंसान सबसे पहले स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि उन्हें अभी भी अपनी अर्थली लाइफ की यादें होती हैं। स्पाउसेस एक दूसरे को ढूंढते हैं, वे मिलते हैं और कुछ टाइम के लिए साथ रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे अपनी लाइफ टाइम में साथ रहते थे। तो अगर मैं अपने स्पाउस को ढूंढूंगा तो मैं यूज ढूंढ पाऊंगा? आमतौर पर हाँ। शुरुआत में एएपी अपनी अपीयरेंस और रिलेशनशिप की मेमोरीज को बनाए रखते हैं। हालांकि एक इंसान जितना ज्यादा स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, उतना ही ज्यादा वह बदलता है। वह अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को छोड़ना शुरू कर देता है और अपनी इंटरनल स्टेट की ओर बढ़ता है, मतलब अपनी ट्रू सोल की ओर। और यहीं पे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है ना? एएप कहते हैं कि कुछ कपल्स साथ रहते हैं, लेकिन कई एक्चुअली अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अर्थ पर शादियां अक्सर एक्सटर्नल रीजनास की वजह से होती हैं। वेल्थ, सोशल स्टेट्स, फिजिकल अट्रैक्शन या सिर्फ हैबिट, ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस हैं। लेकिन हेवन में कोई भी साथ नहीं रह सकता अगर उनकी सोल्स मैच नहीं करती। तो अगर हमारी सोल्स एक्चुअली मैच नहीं करती तो हम अलग हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा है। अगर हस्बैंड के इंटरनल थॉट्स वाइफ के इंटरनल थॉट्स के साथ हार्मनी में नहीं हैं, तो उन्हें एक दूसरे के लिए ठंडक या सिंपैथी की कमी महसूस होने लगती है। आखिरकार उन्हें रियलाइज होता है कि वे सच में एक नहीं बन सकते, और तब वे अलग हो जाते हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है, कभी कभी वाइफ हस्बैंड को छोड़ देती है,
या फिर दोनों अलग होने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये थोड़ा सैड लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी सच्ची जगह ढूंढने के बारे में हाय। उनके अलग होने के बाद क्या होता है? जो स्पिरिचुअल हैं, जो अच्छाई और सच्चाई से प्यार करते हैं, उनके के लिए भगवान एक कंपेनियन तैयार करते हैं। यह एक ऐसा कंपेनियन होता है जिसकी सोल उनकी सोल से परफेक्टली मैच करती है। तब वे एक ऐसी शादी में एक साथ जुड़ते हैं जो सच में एक होती है। आपने यह भी मेंशन किया है कि ये इंटरनल स्टेट्स डेथ के बाद फिक्स्ड हो जाती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर ह्यूमन अर्थ पर सच्चा प्यार नहीं मिला तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, आपकी लव की क्वालिटी बनी रहती है। अगर आपने अर्थ पर एक सच्चे प्योर मैरिज की इच्छा की थी तो वह डिजायर आपके साथ रहेगी। भले ही आपको अर्थली लाइफ में ऐसा कोई कंपेनियन न मिला हो, एएपी उस मैरिटल स्टेट को अपनी सोल में रखेंगे और भगवान आपको हेवन में वह यूनियन प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरनल ही है जो सच में मैटर करता है। ऐसा लगता है कि आफ्टर लाइफ एक ऐसी जगह है जहां एएपी आखिरकार प्रिटेंड करना बंद कर देते हैं और खुद बन जाते हैं। बिल्कुल शी। इस वर्ल्ड में हम प्यार और अफेक्शन का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन डेथ के बाद हर कोई अपना खुद का प्यार होता है। जो लोग सच्चे मैरिटल लव में हैं, वे इटरनल यूथ और ब्लेस की स्टेट में एंटर करते हैं, जो किसी भी चीज से बढ़कर है जिसकी एक नेचुरल माइंड कल्पना कर सकता है। और अब हम आपके काम के मेन पॉइंट पर आते हैं, असली मैरिड लव के बारे में। आप अक्सर मेंशन करते हैं कि ये लव आजकल इतना रेयर है कि बहुत लोग तो इस पर बिलीव भी नहीं करते। अगर ये इतना रेयर है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? हम इसे इसकी ओरिजिन और इसके लक्षणों से पहचान सकते हैं। हालांकि ये लव अपनी परफेक्ट फॉर्म में अर्थ पर कम ही मिलता है, पर हम इसकी झलक तब देख सकते हैं जब एक लड़का और लड़की सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं और किसी और को नहीं देखते। शादी की तरफ ये कंटिन्यूएशन और डेवलपमेंट ही स्वर्ग की सच्ची स्थिति की एक परछाई है। आप कहते हैं कि ये सभी प्रकार के लव में सबसे फंडामेंटल है। ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। ये बच्चों के लिए प्यार या भगवान के लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका ओरिजिन अच्छाई और सच्चाई का मिलन है। सभी तरह के लव जो स्वर्ग और चर्च बनाते हैं इसी एक मिलन से आते हैं। जब हस्बैंड की विजडम वाइफ के लव से मिलती है तो वे सच्ची विजडम और सच्चा लव बन जाते हैं। ये वो बेस है जिस पर बाकी सभी नेचुरल, स्पिरिचुअल और हेवनली लव बनाते हैं। आपने जो सबसे स्ट्राइकिंग बातें लिखी हैं उनमें से एक ये है कि सभी खुशियां और एंजॉयमेंट शुरू से लेकर आखिर तक मैरिड लव में इकट्ठे होते हैं। ये तो एकदम ब्लिसिंग जैसा लगता है। ये वो खुशी है जो आत्मा में शुरू होती है और शरीर में उतरती है। ये बदनाम लव के ठीक उलट है, जो शरीर में शुरू होता है और वहीं रहता है, आखिर में पागलपन वाले एंजॉयमेंट में बदल जाता है। सच्चा मैरिड लव अपने एएपी में पवित्र और शुद्ध होता है। ये मन और दिल की सभी खुशियों को एक करता है। आप ये भी मेंशन करते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से ऐसे लव की इच्छा रखते हैं उन्हें लॉर्ड एक परफेक्ट पार्टनर देंगे। हाँ, जो लोग इसे पवित्र और शुद्ध दिल से ढूंढते हैं उन्हें डिवाइन प्रोविडेंस एक ऐसी शादी देगा जो हमेशा रहेगी, जिसमें वे एक हो सकेंगे। स्वर्ग में ये मिलन इतना पूरा होता है कि उन्हें एक ही एंजल माना जाता है। और इसमें वाइफ का क्या रोल है? आपने लिखा है कि वाइफ हमेशा ये सोचती है कि हस्बैंड को अपने साथ कैसे यूनाइट करे। ये यूएस की विजडम और यूएस की इनबॉर्न नेचर है। लॉर्ड आदमी की फ्रीडम को अंदर से कंट्रोल करते हैं और वाइफ के थ्रू बाहर से बीएचई। वो बुद्धिमान की विजडम का लव है और यूएस के इन्फ्लुएंस से वो लाइफ की एक और परफेक्ट स्टेट की तरफ ले जाया जाता है। वाइफ हस्बैंड के इमोशंस को फील करती है और उन्हें शेप देती है। वाइफ इस परसेप्शन को हस्बैंड से छुपाती है। ये परसेप्शन वाइफ की विजडम है। वाइफ लगातार अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है। वाइफ उस चीज में पार्टिसिपेट करती है जो यूएस का हस्बैंड चाहता है। वो अपनी लाइफ की ऑनरा के थ्रू यूएस से यूनाइट होती है। मेल एनर्जी उन्हें उनके स्पिरिचुअल लव के हिसाब से यूनाइट करती है। वो हस्बैंड की इमेज को अपने अंदर लेती है, इसलिए वो यूएस के इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग ती है। आदमी और वाइफ के अलग अलग फंक्शनर्स होते हैं। ये फंक्शनर्स उन्हें यूनाइट करते हैं। वे एक इंसान की तरह और ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। वे जान सकते हैं कि वे एक हैं। सच्चा मैरिड लव आत्मा, मन और शरीर का मिलन है। इस लव में मासूमियत, शांति और दोस्ती होती है। ये स्वर्गीय खुशी लाता है। ये सिर्फ मोनोगैमस मैरिज में होता है। ये एक पार्टनरशिप जैसा लगता है जहां दोनों साइड्स लगातार एक दूसरे को ऊपर उठाती हैं। बिल्कुल शायद ये एटर्नल यूथ की स्टेट है जब दो पार्टनर और ज्यादा एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, हर दिन पर्पस और विजडम में नई खुशियां पाते हैं। आपने बताया कि इस पूरी पवित्र प्रेम की जड़ें अच्छाई और सच्चाई के मिलन में हैं। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। क्या एएपी हूं में ये अंडरस्टैंडिंग आ सकते हैं? जरूर। ये क्रिएशन का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखो, यूनिवर्स में कोई भी चीज सिर्फ सच्चाई या सिर्फ अच्छाई के रूप में नहीं बनाई है।
सुप्रीम क्रिएटर में ये दोनों एक हैं। वो डिवाइन गुडनेस और डिवाइन ट्रूथ खुद हैं और इसलिए वो जो कुछ भी बनाते हैं उसमें इस यूनियन की झलक होती है। तो आप कह रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में भी हमें इस पेयरिंग प्रिंसिपल का एक मैनिफेस्टेशन दिखता है? बिल्कुल सही। ये हर क्रिएटेड चीज में मौजूद है, यूएस के फॉर्म के हिसाब से। ह्यूमन बॉडी को देखो, हमारी 2 आंखें, 2 कैन, 2 हाथ और 2 फेफड़े हैं। एक साइड जनरली गुड या विल से एसोसिएट की जाती है और दूसरी ट्रूथ या अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, मुझे बिग पिक्चर लॉजिक समझ आ रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉस्मोस एक आदमी और औरत के बीच स्पेसिफिक रोमांटिक लव में कैसे ट्रांसलेट होता है? ये इंक्लिनेशन के प्रोसेस से होता है। क्रिएशन की शुरुआत से ही इन दोनों को फिर से जोड़ने की एक नेचुरल टेंडेंसी रही है। इंसान में ये 2 जेंडर्स में मैनिफेस्ट होता है। आदमी को ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग के रूप में बनाया गया है और औरत को गुड की विल के रूप में। तो आपके हिसाब से आदमी और औरत सिर्फ 2 अलग तरह के लोग नहीं हैं, वे एसेंशियल में एक स्पिरिचुअल होल के 2 हिस्से हैं। बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे को फॉर्म करता है। विजडम उस लव से फॉर्म होती है जो वाइज होना चाहती है और उस विजडम के लिए लव खुद विजडम से फॉर्म होती है। जब एक आदमी जिसके पास सच्ची विजडम है एक औरत से मिलता है जो उस विजडम से प्यार करती है, तो उन्हें में फिर से जुड़ने की एक म्यूचुअल डिजायर होती है। यही गुडनेस और ट्रूथ का यूनियन है जो लॉर्ड से सोल्स में आता है। ये अट्रैक्शन पर एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप सेक्सुअल लव और कॉन्जुजियल लव के बीच भी डिस्टिंग्विश करते हैं। उनमें में क्या डिफरेंस है? फिजिकल अट्रैक्शन एसेंशियल में एक सुपरफिशियल इंस्टिंक्टिव अर्ज है जो हमारे एक्सटर्नल सेल्फ से बिलोंग करती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ट्रू पार्टनरशिप कॉन्जुजियल लव एक डीप सोलफुल कनेक्शन है जो हमारे इंटरनल या स्पिरिचुअल सेल्फ से बिलोंग करती है। ज्यादातर लोगों के लिए बेसिक अट्रैक्शन सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाने के लिए एक नेचुरल फाउंडेशन है। हालांकि एक ट्रूली डीप और लास्टिंग यूनियन उन लोगों के लिए है जो पर्सनल ग्रोथ को सिंसियर तरीके से सीख करते हैं और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ अपनी लाइफ को अलाइन करते हैं। आपने एक बार एक कहानी शेयर की थी कि कैसे कुछ वाइज मैन इस सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, एक पत्नाई एक वाइज मैन की विजडम के लिए लव है। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि लव के बिना विजडम ठंडी और अधूरी है। जब एक पति ट्रूथ को प्रैक्टिस में लाता है यानी वाइज लाइफ जीता है, तो यूज की पत्नी उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करती है और यूज एक लिविंग लव में बदल देती है। वो यूएस की विजडम के लिए लव बन जाती है और वह टर्न में यूएस की रेडियंस में एक वार्म जॉय महसूस करता है। ये एक कांस्टेंट साइकिल ऑफ गिविंग और रिसीविंग जैसा लगता है। ये एक रेसिप्रोकल यूनियन है। सारी जॉयज और डिलाइट्स इस यूनियन में कन्वर्ज करती हैं क्योंकि ये गॉड के नेचर का सबसे परफेक्ट इमेज है। आप कह रहे हैं कि इंसानों की शादी असल में एक शीशे की तरह है जो भगवान और चर्च के बीच के रिश्ते का एक करेस्पॉन्डेंस है। ये एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। ये 2 चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? यह सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, यह एक सोर्स है। शास्त्रों में भगवान को दूल्हा और पति कहा गया है और चर्च को दुल्हन और पत्नी कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान और चर्च का मिलन एक सच्चा स्पिरिचुअल मैरिज है। धरती पर इंसानों की शादी इस डिवाइन यूनियन का एक सिंबल है। तो जब हम कोई शादी देखते हैं तो हम असल में देख रहे होते हैं कि भगवान हमसे कैसे रिश्ता रखते हैं। बिल्कुल शायद स्वर्ग में एक शादी भगवान और चर्च के मिलन को दर्शाती है। दूल्हा भगवान को रिप्रेजेंट करता है और दुल्हन चर्च को। इसीलिए मेरी राइटिंग्स में दूल्हा एक बिशप की तरह मित्रे और कपड़े पहन सकता है और दुल्हन एक रानाई की तरह क्राउन और रोब पहन सकती है। वे हेवनली रियलिटी को प्ले आउट कर रहे हैं। आपने मेंशन किया कि यह यूनियन म्यूचुअल है। स्पिरिचुअल सेंस में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शादी के लिए एक म्यूचुअल एक्शन होना चाहिए। भगवान चर्च में अच्छाई और सच्चाई डालते हैं और चर्च उन्हें एक्सेप्ट करता है और उन्हें लाइफ में लाता है। ये ऐसा है जैसे भगवान कहते हैं, मुझ में रहो और मैं तुम में। जब एक इंसान भगवान से जुड़ता है, उनसे अच्छाई लेता है, लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वह यूएस की अपनी हो, तब उस इंसान में चर्च बनाता है। बाइबल इसमें कैसे फिट होती है? एआरपी से यूनियन का माध्यम कहते हैं। बाइबल ही वह मेन तरीका है जिससे भगवान इंसान से जुड़ते हैं, क्योंकि बाइबल भगवान से आती है। एक तरह से यह खुद भगवान है। जब कोई इंसान बाइबल पढ़ता है और यूज फॉलो करता है तो वह डिवाइन के साथ एक यूनियन में एंटर करता है। तो एक हेल्दी मैरिज असल में स्वर्ग का एक छोटा वर्जन है। हमने एथिक्स और ओरिजिन के बारे में बात की, लेकिन अब मैं इस पर गहराई से जानना चाहता हूं कि रिलेशनशिप्स कैसे काम करती हैं। आपने इसे एक प्रोसेस के रूप में बताया है जहां 2 लोग सचमुच एक बन जाते हैं। ये एग्जैक्टली कैसे होता है? यह हमेशा बनाने का एक प्रोसेस है। यह शादी के पहले दिन से शुरू होता है और इटर्निटी तक चलता रहता है। आपको यह अंडरस्टैंडिंग ना होगा कि आत्मा इंसान के जीवन का साच्चा रूप है और दिमाग एक मीडिएटर है। एक साच्ची शादी में पति पत्नी की सोलें
एक होने की कोशिश करती हैं और यह इच्छा दिमाग और आखिर में शरीर तक पहुंचती हैं। आपने एक स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि वे जुड़ते हैं, बंधते नहीं। इसमें क्या अंतर है? बंधना ऐसा है जैसे दो चीजें एक दूसरे के बगल में रखी हों, जैसे दीवार में दो पत्थर। जुड़ना दो धाराओं जैसा है जो एक नादी में मिल जाती हैं। उनकी एसेंस आपस में मिलना ही शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पति पत्नी की भावना को अपनाता है और पत्नी पति की बुद्धिमत्ता को अपनाती है। ये बहुत इंटीमेट लगता है दिमाग के लेवल पर BHI। आपने मेंशन किया कि पत्नी असल में अपने पति की स्थिति को महसूस कर सकती है। हाँ, पत्नी के पास एक बहुत ही रिमार्केबल रिसेप्टिव विजडम होती है। अपने पति के हाथ के स्पर्श या यूएस की आवाज से पत्नी यूएस की इमोशनल स्टेट, उसकी खुशी, उसकी चिंताएं और उसकी टेंडेंसीज को महसूस कर सकती है। फिर वह इन इमोशंस को इकट्ठा करती है और उन्हें अपने प्यार के साथ जोड़ती है। इसी तरह वह उन्हें के रिश्ते को सीमेंट करती है। इस बुनाई के प्रोसेस में पति की क्या भूमिका होती है? पति की भूमिका समझ की होती है। वह रोशनी, सच्चाई और एक बाहरी उद्देश्य देता है, लेकिन उसे खुद को पत्नी के प्यार से प्रभावित होने देना चाहिए। जब वह अपनी बुद्धिमत्ता यूएस के साथ शेयर करता है तो वह यूसे अपने प्यार से जीवित कर देती है। इस तरह यूएस की बुद्धिमत्ता उसकी बुद्धिमत्ता बन जाती है और यूएस का प्यार उसका प्यार बन जाता है। आपने यह फिर से समानता का जिक्र किया। आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह जुड़ाव दूसरों की तुलना में आसान होता है। ये सच है। जब सोलों के बीच समानता होती है, इसका मतलब है कि उनके समान इंटरनल गोल्स या धार्मिक आधार होते हैं, तो ये जुड़ाव दो हार्मोनियस नोट्स के मिलने जैसा होता है। जब असमानता होती है तो फ्रिक्शन पैदा होता है। स्वर्ग में ये जुड़ाव इतना परफेक्ट होता है कि दूर से दो फरिश्ते एक ही व्यक्ति जैसे दिखते हैं। ये एक पावरफुल इमेज है। ये बताता है कि शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो लोग सचमुच एक नई इकाई में फ्यूज हो जाते हैं। यह मानवीय अस्तित्व की सबसे ऊंची स्थिति है। जब आत्मा और दिमाग सचमुच जुड़ जाते हैं तो पति पत्नी इटर्नल पीस की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि दो कंपीटिंग विल्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना ही रहता। केवल शादी की एक यूनाइटेड विल होती है। इमैनुएल, धन्यवाद। यह में यह अंडरस्टैंडिंग ने में मदद करता है कि गहरे रिश्ते जीवन बदलने वाले क्यों महसूस हो सकते हैं। वे असल में आत्मा के स्तर पर हमारे आत्मबोध को बदल देते हैं। हमने शादी के ऊंचे आइडियल्स के बारे में बहुत बातें की, लेकिन आपकी राइटिंग्स में इंसान की कंडीशन को भी बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया गया है। सबसे पहले एएप चेस्ट शादी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या यह सिर्फ रूल्स फॉलो करना है? यह बाहरी व्यवहार से खींच ज्यादा डीप है। सच्ची मैरिटल लव अपने आप में प्योर और होली होती है। असल में ये चैस्टिटी की डेफिनेशन है। ये सिर्फ दूसरों के साथ संबंध बनाने से बचना नहीं है। ये मन की एक ऐसी स्टेट है जो शादी को एक सेक्रेड और स्पिरिचुअल स्टेट मानती है। आप कहते हैं कि रिलीजन बहुत जरूरी है। अगर कोई सिर्फ पकड़े जाने या बदनामी के डर से अपने पार्टनर के प्रति फेथफुल रहता है तो ये सिर्फ बाहरी संयम है। लोग कई वजहों से फेथफुल रहते हैं। कानून का डर, बीमारियों का डर और यहाँ तक कि घर पर बीवी से बहस करने का डर भी। लेकिन अगर वे एडल्ट्री को भगवान के खिलाफ सिन नहीं मानते तो भी अनचास्टिटी अंदर ही छुपी रहती है, जैसे कोई घव जो बाहर से ठीक हो गया हो लेकिन अंदर से सड़ रहा हो। ट्रूली चेस्ट होने के लिए आत्मा को लस्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, न कि सिर्फ शरीर को गलत काम करने से बचना चाहिए। तो फिर अनचैस्टिटी की स्टेट को क्या डिफाइन करता है? अनचैस्टिटी की स्टेट वह स्टेट है जिसमें कोई व्यक्ति लाइसेंशियस लव में जीता है। जो लोग सिर्फ नेचुरल इंसान होते हैं वे शादी को इस लाइसेंशियसनेस के लीगल वर्जन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। उनके लिए पॉइंटलेस लस्ट में मैड प्लेजर एक सिंगल सेक्रेड यूनियन में वाइज प्लेजर से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आप मेंशन करते हैं कि इसके आफ्टर लाइफ में फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन लोगों को देखा है जिन्हें चैस्टिटी का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, मैंने उन लोगों को देखा है जो पूरी तरह से कार्नल डिजायर्स, सेंसुअल प्लेजर्स और मटेरियल परस्यूट्स में डूबे हुए थे और रैशनल या स्पिरिचुअल माइंड डेवलप नहीं कर पाए थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद ये सोलें पूरी तरह से फ्लैश के प्लेजर्स और सेल्फ लव पर फोकस्ड रहती हैं। अक्सर नेचुरल रेल्म्स में अपने खुद के ईविल के रूप में दिखाई देती हैं। ये एक स्ट्राइकिंग इमेज है। ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि चैस्टिटी चुनाना कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों की प्रोटेक्शन है जो हमें इंसान बनाती हैं। बिल्कुल शाय। इस लव के जरिए इंसान एक लिविंग सोल बन जाता है। सच्ची मैरिटल लव इंसान की जिंदगी का एक कीमती खजाना है, क्योंकि यह वह जिंदगी है जिसमें विजडम और लव एक साथ रहते हैं। जब हम चैस्टिटी का रास्ता चुनाते हैं तो हम खुद को हेवन की गर्मी और रोशनाई के लिए खोलते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो लाइफ के बहुत करीब है, जीवन की दशा का बदलना। आपका मानना है कि शादी सिर्फ लीगल स्टेटस या रहने की जगह का बदलाव नहीं है,
बल्कि यह एक आदमी और औरत के एसेंस में एक फंडामेंटल चेंज है। हमारा स्टेट कैसे बदलता है? यह एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हर इंसान बचपन से बुढ़ापे तक अलग अलग स्टेट से गुजरता है, लेकिन शादी में होने वाले चेंजेस यूनिक होते हैं। यह परफेक्ट होने का प्रोसेस है। आदमी के लिए वह लड़के से पति बन जाता है, औरत के लिए वह लड़की से पत्नी बन जाती है। आपने कहा था कि ये चेंजेस आदमियों और औरतों के लिए डिफरेंट होते हैं, तो चलिए आदमियों से शुरू करते हैं। एक आदमी के स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं? आदमियों के लिए यह चेंज बेसिकली समझ के बारे में है। शादी से पहले लड़के अक्सर सिर्फ अपने बारे में, अपनी एम्बिशंस, अपनी विजडम, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, लेकिन जब वह सच में मैरिटल लव में एंटर करता है तो यश का स्टेट नोबल हो जाता है। वह अब अपने लिए काम नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी के साथ एक हो जाता है। यश की विजडम उसके प्यार को घेर लेती है। वह एक ट्रू स्पिरिचुअल सेंस में आदमी जैसा बन जाता है, क्योंकि वह अब अकेला नहीं रहता। और एक औरत के बारे में क्या? एपी उसके चेंजेस को इच्छा और भावनाओं से जोड़ते हैं। जवानाई में एक औरत प्योर पोटेंशियल और ओपननेस की स्टेट में होती है। जब वह एक पत्नी बनाती है तो यूएस का फोकस दूसरों के प्रति जनरल ओपननेस से एक गहरे पर्पसफुल डिवोशन की तरफ एक इंसान के लिए चला जाता है। इस पार्टनरशिप में वह सिर्फ अपने पति की इंसाइट और स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व नहीं करती, वह यूएस की स्पिरिट और विजडम को ऑब्जर्व करती है और उन्हें परिवार के हार्ट में इंटीग्रेट करती है। वह यूएस की बेस्ट क्वालिटीज का लिविंग एम्बॉडीमेंट बन जाती है, उसके गोल्स को शेप और वार्मथ देती है। ये इनर हार्मनी बताती है कि क्यों पत्नियां अक्सर सालों के साथ और लाइवली और ब्यूटीफुल हो जाती हैं। उनका गहरा प्यार और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आखिरकार बाहर की तरफ रेडिएट होता है, उसके बीइंग को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करता है। आप इस बात पर जोर देते हैं कि यह चेंज सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, यह लगभग फिजियोलॉजिकल है। आप यह भी मेंशन करते हैं कि पार्टनर्स के आसपास की ऑरा भी बदल जाती है। हान, हर इंसान एक स्पिरिचुअल ऑरा से घिरा होता है जो यूएस की इमोशन से निकलती हैं। एक सच्ची शादी में ये दोनों ऑरास मर्ज हो जाती हैं। वे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। पति की प्रोटेक्टिव ऑरा और पत्नी की इमोशनल ऑरा मिलकर एक मैरिटल एटमॉस्फेयर बनाती हैं, जिसे आसपास के सभी लोग महसूस करते हैं। यही वजह है कि ट्रूली मैरिड कपल्स एक रूम में शांति और व्यवस्था की भावना ला सकते हैं। और उन लोगों का क्या जो इस परफेक्शन से नहीं गुजरते? क्या उनकी स्टेट भी बदल जाएगी? अगर शादी स्पिरिचुअलिटी से नहीं आती है तो स्टेट फिर भी बदलेगी, लेकिन शायद खराब के लिए। एकता के बजाय बंधन होगा, आजादी के बजाय बंधे होने का एहसास होगा। शादी का बाहरी रूप तो रहता है, लेकिन अंदरूनी स्टेट ठंडा और मुरझाया हुआ हो जाता है। तो स्टेट बदलने का गोल एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान से एक कॉमन पर्सन में ट्रांसफॉर्म होना है। बिल्कुल, ये ट्रू ह्यूमैनिटी की तरफ का रास्ता है। इस चेंज के जरिए भगवान हमें सेल्फ लव से दूसरों के प्यार की तरफ ले जाते हैं, जो स्वर्ग का एसेंस है। आप मानते हैं कि शादी सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे स्पिरिचुअल और नेचुरल वर्ल्ड को चलाता है। शादी के बारे में सबसे जरूरी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? पहली और सबसे जरूरी यूनिवर्सल ट्रूथ यह है कि मैरिटल लव सभी तरह के प्यार में सबसे फंडामेंटल है। ये बाकी सभी तरह के प्यार का सोर्स है, चाहे वह बच्चों के लिए प्यार हो, पड़ोसियों के लिए प्यार हो या भगवान के लिए प्यार हो, क्योंकि ये गुडनेस और ट्रूथ के यूनियन से आता है। ये स्वर्ग की सभी खुशियों का घर है। आपने मैरिटल स्फीयर नाम की एक चीज का भी जिक्र किया। आप इसे भगवान से आने वाली एक सच्ची एटमॉस्फेयर बताते हैं। ये हम पर कैसे असर करती है? ये एक स्पिरिचुअल रेडियंस है जो भगवान से हेवन के जरिए आता है और इस दुनिया में उतरता है। ये स्फीयर यूनियन की इच्छा प्रोवाइड करती है। हाईएस्ट हेवंस में इस स्फीयर को परफेक्ट शांति और यूनियन की इच्छा के रूप में महसूस किया जाता है। यहाँ तक कि एनिमल किंगडम में भी हम देखते हैं कि ये स्फीयर मेटिंग इंस्टिंक्ट और बच्चों की प्रोटेक्शन में कैसे मैनिफेस्ट होती है। ये ब्रह्मांड की जीवन शक्ति है। एक बात जो शायद सरप्राइजिंग लगे, वह आपका ये क्लेम है कि मैरिटल लव इंसानी जीवन का एक प्रेशियस ट्रेजर और क्रिश्चियन धर्म का खजाना है। ये बहुत हाई बार है। आप इसे धर्म से इतना क्लोजली क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि रिलीजन के बिना सच्ची मैरिटल लव एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये प्यार भगवान से आता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पहचानाता और उनके कमांडमेंट्स के हिसाब से नहीं जीता, तो यूसे वह स्पिरिचुअल हीट नहीं मिल सकता जो इस प्यार को सेक्रेड बनाता है। रिलीजन के बिना शादी सिर्फ एक नेचुरल या वर्ल्डली कॉन्ट्रैक्ट है। रिलीजन के साथ यह सेल्वेशन का रास्ता बन जाती है। आप शादी की परसेप्शन के बारे में भी बात करते हैं। आप कहते हैं कि जो लोग ऐसे प्यार में होते हैं वे दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। हाँ, उनके पास पेनिट्रेटिंग विजडम होती है, क्योंकि उनका इंटरनल माइंड ऑर्डरली होता है। वे ट्रूथ को ज्यादा साफ साफ देखते हैं। उनके पास इनोसेंस की भावना होती है, बच्चों जैसी या इग्नोरेंट होने के सेंस में नहीं,
बल्कि भगवान द्वारा लीड किए जाने की विलिंगनेस के सेंस में। यह इनोसेंस शांति का ड्वेलिंग प्लेस है। और उन लोगों का क्या जो महसूस करते हैं कि वे इस स्टेट तक नहीं पहुंचे हैं? आपने कहा कि यह प्यार बहुत से लोगों के लिए स्टोर किया जाता है। यह बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत से लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस प्यार की चाह रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा पार्टनर नहीं मिल पाता जो उनकी सोल से मैच करे। उनके लिए भगवान इस स्टेट को अंदर गहराई से स्टोर करते हैं। अगर वे शादी के आदर्श के प्रति लॉयल हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं तो यह ट्रेजर उन्हें आफ्टर लाइफ में रिवील होगा। इटर्निटी में कोई भी जो प्योर मैरिटल लव की ईमानदारी से इच्छा करता है, उसे इससे वंचित ना ही किया जाएगा। ये बहुत ही एनकरेजिंग मैसेज है। इसका मतलब है कि हमारी करंट सिचुएशन कहानी का अंत नहीं है। आपने ठंडक शब्द का बहुत स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल किया है। स्पिरिचुअल सेंस में इसका क्या मतलब है? स्पिरिचुअल ठंडक मतलब लव की हेवनली गर्माहट की कमी। जैसे गर्मी चीजों को जोड़ती है, वैसे ही ठंडक अलग करती है। शादी में ठंडक एक अनप्लेजेंटनेस है जो विचारों में मिसमैच से आती है। जब सोल्स भगवान और एक दूसरे की तरफ मुड़ना बंद कर देते हैं तो अंदरूनी ही ठंडा हो जाता है, भले ही बाहरी अभी भी पोलाइट हो या नॉर्मली काम कर रहा हो। आपने इसकी कई रीजंस बताई। कुछ तो ऑब्वियस लगती हैं, जैसे अनचैस्टिटी, लेकिन आपने लैक ऑफ फेथ का भी जिक्र किया। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, शादी का सोर्स गुडनेस और ट्रूथ का यूनियन है। अगर दो लोगों में फेथ नहीं है या उनका फेथ फंडामेंटली अलग है तो उनके पास कोई कॉमन स्पिरिचुअल सेंटर नहीं है। उनका इनर मिल नहीं सकता। ये ऐसा है जैसे दो लोग अलग अलग फाउंडेशंस पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हों, आखिर में वॉल्स में दरारें आ ही जाएंगी। आपने स्पिरिचुअल रीजंस के बारे में भी बात की। आपने स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी या डोमिनेंस जैसी बातें मेंशन की। ये ठंडक का एक बहुत ही कॉमन रीजन है। जब एक स्पाउस दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो फ्रीडम की स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो लव के लिए बहुत जरूरी है। लव को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर एक डोमिनेट करता है तो दूसरा अपने इनर मैन में पीछे हट जाता है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यूनियन टूट जाता है। वे एक ही घर में रह सकते हैं लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये ह्यूमन डिवोर्स के ट्रिकी क्वेश्चन पर लाता है। आप सेपरेशन और डिवोर्स में फर्क करते हैं। आपके हिसाब से इनमें क्या फर्क है? सेपरेशन आमतौर पर एक फिजिकल या आउटर नेसेसिटी होती है, शायद बीमारी, सीरियस मेंटल डिफरेंसेस या डिसएग्रीमेंट्स के कारण जो साथ रहना इम्पॉसिबल बना देते हैं। ऐसे केसेस में इनर कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है या कम से कम टूटा नहीं होता। लेकिन डिवोर्स, शादी का पूरा टर्मिनेशन, ये एक खीन ज्यादा सीरियस मैटर है और ये डिवोर्स के रीजंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्पिरिचुअली डिवोर्स का एक ही रीजन है जो रीमैरिज की परमिशन देता है, वो है एडल्टरी, ल्यूडनेस या फॉर्निकेशन, जो मैरिज की प्यूरिटी के एकदम ऑपोजिट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा बिहेवियर सीधे तौर पर व्यक्ति के अंदर गुडनेस और ट्रूथ के यूनियन को डिस्ट्रॉय करता है। ये एक स्पिरिचुअल रप्चर है जिसे ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान के दिल को मैरिज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से दूर कर देता है। लेकिन आपने लीगल रीजंस फॉर सेपरेशन का भी जिक्र किया है, जो जरूरी नहीं कि एडल्ट्री से रिलेटेड हों। हाँ, मैंने बहुत सारे गिनाए हैं। माइंड की विकेडनेस, सीरियस डिजीजेस, विचारों में कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, ये सब साथ रहना इम्पॉसिबल या डेंजरस भी बना सकते हैं। ऐसे केसेस में स्टेट लॉज और पर्सनल प्रूडेंस को डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन एम हमेशा मैरिज की सोल को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। ऐसा लगता है कि एएपी कह रहे हैं कि भले ही आइडियल इटर्नल हो, ह्यूमन लाइफ की रियलिटीज कभी कभी ऐसे मुश्किल ब्रेकअप्स की डिमांड करती हैं ताकि आगे स्पिरिचुअल डीके को रोका जा सके। बिल्कुल सही, भगवान हमारी कमजोरी में हमारी मदद करते हैं, लेकिन ठंडक के बीच भी अगर कोई इंसान अभी भी ट्रू मैरिज के लिए स्ट्राइव करता है तो वो स्ट्राइविंग एक सीड है जिसे एक दिन ज्यादा गर्म जमीन मिल जाएगी। आपने शादी में दिखावटी प्यार, दोस्ती और फेवर के कारणों के बारे में भी लिखा है। दिखावटी प्यार से आपका क्या मतलब है? यह प्यार बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से शायद न हो। इस दुनिया में क्योंकि हम अर्थली कंडीशंस में रहते हैं, बहुत से मैरिज पार्टनर्स को वह असली कंजुगल लव फील नहीं होती, लेकिन ऑर्डर, पीस और बच्चों की भलाई के लिए वे प्यार और दोस्ती का दिखावा करते हैं। ये कई मॉडर्न मैरिजेस जैसा लगता है, जहां लोग बच्चों के लिए या बस पीस के लिए साथ रहते हैं। क्या यह बुरा है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये जरूरी है। अगर हर वो कपल जिसमें इंटरनल कनेक्शन नहीं है अलग हो जाए तो सोसाइटी में केओस फैल जाएगा। प्यार के ये दिखावटी एक्सप्रेशंस शेल की तरह हैं जो इंटरनल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जीवन का कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सिविल सोसाइटी को बनाए रखते हैं। आपने कुछ रीजंस बताए हैं कि लोग इस दिखावटी प्यार को क्यों बनाए रखते हैं। इनमें से सबसे कॉमन कौन से हैं? एक मेन रीजन है घर के मामलों में ऑर्डर बनाए रखना।
फैमिली को ठीक से फंक्शन करने के लिए कोऑपरेशन की जरूरत होती है। दूसरा है बच्चों की देखभाल। दोनों पेरेंट्स, भले ही वे एक दूसरे के प्रति इंडिफरेंट हों, आमतौर पर अपनी औलाद के लिए एक कॉमन लव महसूस करते हैं और ये लव उनके बीच ब्रिज का काम करती है। आपने बाहरी फायदों का भी जिक्र किया, जैसे रेपुटेशन, वेल्थ या सोशल स्टेटस। एग्जैक्टली, बहुत से लोग डिवोर्स के शेम या प्रॉपर्टी खोने से बचने के लिए साथ रहते हैं। हालांकि ये मोटिव्स नेचुरल हैं, स्पिरिचुअल नहीं, लेकिन ये अपना पर्पस सर्व करते हैं। ये बनाधन हैं जो नेचुरल पर्सन को रोके रखते हैं। आपने पत्नी की सेंसिबल डिमांड्स के बारे में बात की। आपका मानना है कि पत्नियां अक्सर इस दिखावे को बनाए रखने में एक खास रोल निभाती हैं। पत्नियों में नेचुरली काइंडनेस और पोलाइटनेस के जरिए पतियों की कोल्डनेस को कम करने की एबिलिटी होती है। फेवर का दिखावा बनाए रखकर पत्नी अक्सर मैरिज को ओपन हॉस्टिलिटी में बदलने से रोक सकती है। ये एक तरह की फेमिनिन विजडम है जिसका एम फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। क्या दिखावटी प्यार असली प्यार में बदल सकता है? पॉसिबल है, अगर पार्टनर्स कम से कम इविल को इविल मानते हैं या नई वर्चुअस लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड इन एक्सटर्नल बॉन्ड्स का इस्तेमाल उनके इनर वर्ल्ड को धीरे धीरे सॉफ्ट करने के लिए कर सकते हैं। यह दिखावटी दोस्ती असली दोस्ती बन सकती है, भले ही इस जीवन में यह कभी हाईएस्ट हेवनली हाइट्स तक न पहुंचे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है यूएस का बेस्ट यूज करना। करेक्ट, हमें वर्ल्ड के लॉस के हिसाब से जीना चाहिए। प्यार के ये दिखावटी एक्सप्रेशंस मैरिज के कपड़े हैं, और भले ही कपड़ों के नीचे का शरीर अभी परफेक्ट ना हो, कपड़े डिग्निटी और प्रोटेक्शन देते हैं। इस प्रैग्मेटिक अप्रोच के लिए आपका शुक्रिया। ये जानकर राहत मिली कि एफर्ट्स का भी स्पिरिचुअल वैल्यू है। शांति के लिए किया गया हर एफर्ट स्वर्ग में दर्ज होता है। क्या एएपी मरने के बाद प्यार और शादी के बारे में अपनी सीख को समराइज कर सकते हैं? ऑनेस्टली, सच्चा मैरिटल लव, जिसे मैं कॉन्जुगल कहता हूं, वो भगवान के डिवाइन लव और डिवाइन विजडम के यूनियन का एक रिफ्लेक्शन है जो दो लोगों की सोलों में होता है। ये ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये अच्छाई और सच्चाई के कंजंक्शन से आती है। पति समझ को दर्शाता है और पत्नी इच्छा को, और जब वे एक साथ आते हैं तो भगवान की नजरों में दो एक एंजल बन जाते हैं। ये बॉन्ड शरीर की मौत से टूटता नहीं है, बल्कि स्वर्ग में परफेक्ट हो जाता है, जहां हम यूनिक पुरुषों और महिलाओं के रूप में मौजूद रहते हैं और एक इटर्नल, यूजफुल और स्पिरिचुअली इंटीमेट स्टेट में अपना अल्टीमेट पर्पस पाते हैं, जो हेवनली हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। क्या एएप हमारे श्रोताओं को कोई प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हैं जो इस तरह के कंजूजियल लव की तलाश में हैं? ऑफ कोर्स, सबसे पहले अपनी आत्मा को कल्टीवेट करें। शादी एक स्पिरिचुअल मिरर है। एक हेवनली पार्टनर ढूंढने के लिए आपको पहले अपने जीवन में स्वर्ग लाना होगा। एक यूजफुल और फेटफुल जीवन जिएं और अपनी इच्छा और बुद्धि को सही करने पर ध्यान दें। जब एएप अंदर से ज्यादा कंप्लीट होंगे तो एएप ट्रू स्पिरिचुअल यूनियन को रिसीव करने के लिए एक वेसल बन जाएंगे। सिर्फ सरफेस पर मत देखो। बहुत से लोग एक्सटर्नल चार्म्स जैसे फिजिकल अपीयरेंस, वेल्थ या सोशल स्टेटस से धोखा खाते हैं। ये टेम्पोररी हैं और ऑटम लीव्स की तरह मुरझा जाते हैं। इसके बजाय स्पिरिचुअल यूनियन की तलाश करें। ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपकी ट्रूथ और वैल्यूज के प्रति प्यार को साझा करता हो। ट्रू लव तभी मिलती है जब दो लोग एक ही दिशा में भगवान की ओर देखते हैं। ऑब्स्टिकल्स को हटाओ। आप एक ऐसे बर्तन में साफ पानी नहीं डाल सकते जो पहले से ही नमक से भरा हो। कॉन्जुजियल लव के लिए तैयार होने के लिए आपको सभी फॉर्निकेशन वॉन्डरिंग से बचना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मा के खिलाफ एक सिन मानना चाहिए। हर बार जब एएपी फ्लीटिंग, सेल्फिश अर्जेस पर राइचसनेस चुनाते हैं तो आप अपने दिल में एक सेक्रेड स्पेस की रक्षा करते हैं, जहां आपका इटर्नल पार्टनर अंततः रहेगा। इटर्नल पेशेंस रखें। अगर आप इस दुनिया में अकेले हैं या आपकी शादी अनहैप्पी है तो निराश ना हों। अगर आप शादी के आइडियल को अपने दिल में रखते हैं और एक पायस लाइफ जीते हैं तो भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी आपको वर्ल्डली रेल्म की टाइट बाउंड्रीज में मिसिंग लगता है वो आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परफेक्ट हो जाएगा, जहां हर आत्मा अंततः अपना ट्रू काउंटर पार्ट ढूंढ लेगी। यूटिलिटी पर ध्यान दें। स्वर्ग में पति पत्नी एक दूसरे की सेवा के प्रति अपने शेयर्ड लव से बंधे होते हैं। यूजफुल एक्टिविटीज में एंगेज होना वो एटमॉस्फेयर है जिसमें ट्रू लव सांस लेती है। अपने काम और दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करके एएप अपने स्फीयर को डिवाइन विल के साथ अलाइन करते हैं, जो स्वर्ग के प्रकाश में कंपैटिबल सोल्स को एक दूसरे की ओर चुपचाप गाइड करता है। क्या एएपी कंजूजियल लव के डार्क साइड पर कुछ कह सकते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये लोगों के साथ डिस्कार्डेबल आइटम्स की तरह व्यवहार करने के हेलिश कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। मैं बेसिकली आर्ग्यू कर रहा हूं कि फॉर्निकेटोरी लव जैसे हुकअप कल्चर, क्रॉनिक इनफिडेलिटी या ऑब्सेसिव लस्ट सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है,
ये एक स्पिरिचुअल डिजास्टर है जो आपके दिमाग और दिल को फंडामेंटली रिवायर कर देती है, जिससे एएपी ट्रू जॉय का एक्सपीरियंस करने में इनकेपेबल हो जाते हैं। अगर मैं आपसे सीधे बात कर पाता यूजी क्लैरिटी के साथ, जैसे एंजल्स ने मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाया, तो मैं ये गंभीर फिर भी कंपैशनेट सलाह देता। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ना होगा कि एडल्ट्री सिर्फ एक फिजिकल एक्ट या सोशल फो पास नहीं है, ये स्पिरिचुअल डिसफंक्शन की एक स्टेट है। अपनी यात्राओं में मैंने देखा कि जिन्हा के दिल में एडल्ट्री को कंफर्म किया गया था, वे अंततः सच्चाई को देखने की अपनी क्षमता खो देते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि शादी सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी है और लस्ट ही एकमात्र रियलिटी है। मेरी सलाह है, रुकिए और अपनी खुद की रीजनिंग को एग्जामिन कीजिए। क्या एप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? अगर आप ऐसे बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप इंटरनल मैन को बंद कर रहे हैं और स्वर्ग के प्रकाश को ब्लॉक कर रहे हैं। सभी फॉर्निकेटोरी एक्ट्स एक जैसे नहीं होते और आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग ना उम्मीद लाता है। अगर एएपी इम्पल्स, सेल्फ कंट्रोल की कमी या क्योंकि आपकी करंट मैरिज कोल्ड है की वजह से इसमें फंसे हुए हैं, तो वापसी का रास्ता है। ये कैजुअल एडल्ट्री है। आपको गिल्टी को एडमिट करना होगा और अपने दिल को डिवाइन यूनियन के आइडियल की ओर मोड़ना होगा। अगर एएपी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि शादी एक मजाक है और लव सिर्फ इंद्रियों के लिए एक खेल है, तो एएपी बड़े खतरे में हैं। ये कंफर्म्ड एडल्ट्री है जो किसी व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर देती है और यूजे हेल की ओर मोड़ देती है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सिर्फ विल पावर नहीं है, बल्कि इस बिहेवियर से भगवान के खिलाफ एक सिन के रूप में मुंह मोड़ना है। अगर एप सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको पकड़े जाने का डर है या क्योंकि ये महंगा है या आपकी रेपुटेशन के लिए, तो ऐप वास्तव में अपनी आत्मा को नहीं बदल रहे हैं। आपको इस बिहेवियर को देखना होगा और कहना होगा, ये डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ ईविल है और इसलिए इससे मुंह मोड़ना होगा। तभी भगवान ट्रू कंजूजल लव को फिर से महसूस करने की आपकी क्षमता को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। मैंने लिखा है और मैं यह जानता हूं कि उन लोगों के लिए जो खुद को ऐसी बर्निंग लस्ट की स्थिति में पाते हैं कि वे सेलिब्रेट नहीं रह सकते, एक स्टेबल अरेंजमेंट रखना बेहतर है बजाय इसके कि वे एमलेसली भटकें और दूसरों की शादियों का शिकार करें। यह दो बुराइयों में से कम का एक अप्रोच है जिसका उद्देश्य आपके दिमाग के कंप्लीट स्पिरिचुअल डिकम्पोजिशन को रोकना है, जब तक कि ये आप स्पिरिचुअल मैरिज के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच जाते। भले ही आपकी करंट मैरिज एक प्रिजन या एक डेजर्ट जैसी लगे, एडल्ट्री के पॉइजन्ड वेल में पाना ही मत ढूंढ हो। अगर ए आप एक पायस लाइफ जीते हैं और मैरिज के आइडिया के प्रति फेथफुल हैं, भले ही ए आप इसे इस दुनिया में न ढूंढ पाएं, तो भगवान आपको आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हाफ, आपके ट्रू इटर्नल पार्टनर को आफ्टर लाइफ में प्रोवाइड करेंगे। इन शॉर्ट, रुकिए और अपने दिल में मैरिज के आइडिया को प्रोटेक्ट कीजिए, भले ही आपको लगे कि आपके शरीर ने इसे बिट्रे कर दिया है। हमेशा एक रास्ता होता है लाइट की ओर, अगर एप डार्कनेस को वैसे ही देखने को तैयार हैं जैसी वो वास्तव में है। हमारा प्रोग्राम अब एंड होने वाला है और मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सच्ची मैरिड लव किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं है, बल्कि ये दो लोगों की लगातार कोशिश है कि वो स्पिरिचुअली एक हो जाए, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करते हुए। ये एक रेयर इंटरसेक्शन है जहां दोस्ती हमेशा के लिए बन जाती है और ऑर्डिनरी चीजें भी स्पेशल हो जाती हैं। अगर एएपी अभी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज याद रखें कि जिस यूनाइटी की हमने आज बात की वो एक रात में नहीं मिलती। ये शांत सुबहों में, मुश्किल माफी मांगने में और अपने पार्टनर के साथ चलते रहने के डिसीजन में बनाती है, तब भी जब स्पार्क बस हल्का सा जल रहा हो। पीएडएस ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कई लेवल्स हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं या आपके पास कोई सवाल है जो हमने आज डिस्कस किया, तो मेरा इनबॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। प्लीज मुझे इस पर लिखें eswedenborg1688@gmail.com। साथ ही मैरिड लव बुक की एक कॉपी swedenborg.netlify.app पर फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। आपके टाइम के लिए थैंक यू।